नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लियो क्लासेस के ऊपर। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि हमने अपने पॉलिटिकल साइंस MCQ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है अभी, और ऐसे क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं आपके कहीं ना कहीं, और जो वनडे एग्ज़ाम्स आपका आगे होने वाला है फ्यूचर में कभी भी, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं ये MCQ, और पूरे डिटेल के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है, आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को एक बार शेयर कर दो और लाइक और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बार बार। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि इस क्लास को आखिर तक आप लोग देखो, ताकि इसके अंदर जितने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछा गया है, वही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि सारी पॉलिटिकल साइंस जो है आपकी MCQ के माध्यम से हम पूरी करें, और बाद में बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास भी हम इसके ऊपर लेकर आएंगे। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप आंसर दो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दिख रहा होगा आपको सबको। इसमें पूछा गया है आपसे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। भाई, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग वोट डाल सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में या वोटिंग में कौन लोग हिस्सा लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा तथा राज्यसभा व विधानसभा सदस्य। तीसरा ऑप्शन है केवल लोकसभा सदस्य, और चौथा ऑप्शन है केवल राज्यसभा सदस्य। तो जल्दी से मुझे सोचकर बताइए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग ले सकते हैं। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के पद का जो वर्णन है बेटा, वो वर्णन किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में। और ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष। चुनाव की बात की गई तो चुनाव किस प्रकार का होता है ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जिसमें सारे मतदाता, सक्रिय मतदाता भाग ना लेकर लोगों के द्वारा चुने गए कुछ लोग ही जो होते हैं वो आगे चुनाव में भाग लेते हो, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। और चुनाव के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है उसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेटा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। कभी मौका मिलेगा तो इसको पूरी एक क्लास रहेगी हमारी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो अब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो सारे मतदाता भाग नहीं लेते। तो आप मुझे बताओ कौन से ऐसे मतदाता हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? पहला ही ऑप्शन है, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य इसके अंदर भाग लेते हैं। इनके अलावा और कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, ध्यान रखना है। इसमें एक ऑप्शन आपको ऐसे भी डालकर दे सकता है बेटा, मान लो एक ऑप्शन ये दे दे आपको कि लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या निर्वाचित सभी सदस्य। तो ये क्वेश्चन गलत, ये आंसर गलत हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना है। देखने में सेम लगते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य, और एक ऑप्शन है लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सभी सदस्य। तो आपको ध्यान रखना है, ये निर्वाचित शब्द जो है ये नहीं होना चाहिए ऑप्शन के अंदर। सभी सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित तो किसके चुनाव में भाग लेते हैं? निर्वाचित वाले भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। निर्वाचित और मनोनीत दो प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित का मतलब होता है इलेक्टेड मेंबर, जो चुनाव के अंदर जीत के आए हुए होते हैं बेटा। एक होता है मनोनीत सदस्य, जिनको राष्ट्रपति सीधा मनोनीत करता है। राज्यसभा में और लोकसभा में भी किए जाते थे, पहले 2 सदस्य मनोनीत होते थे। अभी आगे से वो 2 सदस्य मनोनीत नहीं होंगे। लोकसभा के अंदर 2 आंग्लो भारतीय जो होते थे पहले, वो नहीं होंगे आगे से। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता था राष्ट्रपति, वो 12 अब भी होते रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मनोनीत वाले और निर्वाचित वाले सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल मनोनीत वाले भाग ना लेकर केवल निर्वाचित वाले सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इसको ध्यान से समझना है, आपसे एग्जाम में गलती करवा सकता है यहाँ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में
कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पिछले क्लास अगर आपने देखी तो उसमें भी धन विधेयक से संबंधित एक क्वेश्चन था, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया कि धन विधेयक जो है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो राज्य की बात हो रही है बेटा, और राज्य की जो कार्यपालिका होती है उस राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है, आपको मैंने बताया था कि राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है राज्यपाल। तो इसका मतलब राज्य का जो धन विधेयक होता है, वो राज्य का धन विधेयक जो होता है वो राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है वो पेश नहीं किया जा सकता राज्य की विधानसभा के अंदर। और ध्यान रखना है, धन विधेयक जो होता है बेटा वो विधानसभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है, सिर्फ विधान परिषद के अंदर पेश नहीं हो सकता। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां धन विधेयक पेश नहीं होता। विधान परिषद, ध्यान रखना है, केवल और केवल 14 दिनों तक ही धन विधेयक को अपने पास रोके रख सकती है। 14 दिनों के बाद उसे अनुमति देनी पड़ेगी, नहीं देगा तो वो अपने आप पास मान लिया जाता है। अब जब विधानसभा या विधान परिषद दोनों सदनों से पास होकर जब ये धन विधेयक दोबारा जाएगा किसके पास, राज्यपाल के पास साइन होने के लिए, तो राज्यपाल इसके ऊपर बेटा साइन करने से मना नहीं कर सकता, मतलब अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इसे दोबारा विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता राज्यपाल, ध्यान रखना है आपको। हाँ, लेकिन एक बात और है, राज्यपाल जो है इस धन विधेयक को राष्ट्रपति से सलाह करने के लिए रोक जरूर सकता है कि इसको हम राष्ट्रपति से सलाह करने के लिए मैं इसको रोक रहा हूँ, और उसके बाद इसको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति इसे अनुमति दे देंगे तो वो दोबारा राज्यपाल से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप पास मान लिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी विधानसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी अनुमति जरूरी होती है, राज्यपाल की अनुमति जरूरी होती है उस राज्य के भी। दूसरा, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। बैठक शब्द लिखा हुआ है बेटा, एग्जाम में आया हुआ होगा बैठक, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपके लिए बैठक शब्द से जो अच्छा शब्द रहेगा यहाँ पर वो है संसद का सत्र या सेशन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। सत्र कितने होने आवश्यक हैं ये आप कह सकते हो इसको। एक सत्र के अंदर बेटा बैठकें कितनी भी हो सकती हैं, ध्यान से समझना है। सत्र का मतलब होता है कि आज मान लो सत्र शुरू हुआ तो वो 2 महीने चल सकता है, 1 महीने चल सकता है। उस 1 महीने 2 महीने के दौरान बैठकें रोज भी हो सकती है या 2 दिन छोड़कर 1 दिन भी हो सकती है। बैठक कितनी भी हो सकती है एक सत्र में। अब यहाँ सत्र शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बैठक भी आ सकता है पेपर में, बैठक कोई गलत नहीं है। तो एक साल में कितनी बैठक होनी आवश्यक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो संसद का जो सत्र होता है बेटा, संसद का सत्र कौन बुलाता है, तो संसद का सत्र बुलाता है आर्टिकल 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र बुलाया जाता है। और संसद के सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होता। 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब एक साल में कितने सत्र होने आवश्यक होते हैं, एक साल में बेटा 2 सत्र होने आवश्यक होंगे, क्योंकि 6 महीने से अधिक का अंतर तो आप कर ही नहीं सकते। जनवरी में अगर आपने पहला सत्र बुलाया है तो अगला सत्र कब बुलाना पड़ेगा, 6 महीने आप गैप कर सकते हो। 6 महीने बाद मतलब जुलाई में आपको दूसरा सेशन बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। अगर आपने जनवरी में पहला सत्र बुलाया है तो जुलाई में बुलाना पड़ेगा, तो अगला सत्र कब बुला सकते हो, अगले साल जनवरी में फिर बुला सकते हो। तो 6-7 साल का, 6 महीने का ये अंतर हो सकता है। इसका मतलब एक साल में कितने सत्र होने जरूरी है, 2। लेकिन भारत में एक साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो भारत में आपको ध्यान रखना है एक साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं संसद के। तो सामान्यतः भारत में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला जो सत्र होता है उसको कहा जाता है बजट सत्र, इसमें बजट पेश किया जाता है। दूसरे सत्र को कहा जाता है मानसून सत्र, जब देश में मानसून आता है, ये जनवरी के अंदर बुलाया जाता है। मानसून आता है जब जून जुलाई में, तब ये बुलाया जाता है। तीसरा सत्र होता है बेटा शीतकालीन सत्र, ये सर्दियों में नवंबर दिसंबर के अंदर ये सत्र चलता है। तो पूरे साल में 3 सत्र होते हैं, लेकिन 2 ही होने जरूरी होते हैं, ध्यान रखना है। कम से कम 2, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, इसलिए मैंने कहा था कि और आपने देखे होंगे, अगर आपने PYQ करके देखे हैं, किसी एग्जाम को भी अगर आपने दिया है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, ताकि आपको इस तरह की तैयारी हम करवा सकें और आप हमारे साथ जुड़े रहें भाई, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तभी आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें भाई। तो इसका आंसर आप मुझे बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक साल में कितने सत्र होने आवश्यक है, तो 2 बार सत्र होने आवश्यक है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है, आसान भाषा में इसके हम ये बोल सकते हैं कि बिना संसद का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति कितने समय तक अधिकतम अपने मंत्री पद के ऊपर रह सकता है। भाई पहली बात तो मंत्री कौन बनता है। मंत्री आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि जिस समय किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए उस समय वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। बिना लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो रहेगा कितने समय तक, अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। मंत्री की अगर बात करें तो मंत्री आपको ध्यान रखना है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भारत की एक मंत्री परिषद होगी, भारत की एक मंत्री परिषद होगी। तो मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है आर्टिकल 74 के अंदर, और ये कहा गया एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 74 में एक बात और कही गई है कि राष्ट्रपति जो है, हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं, वो राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करेंगे। अपनी मर्जी से राष्ट्रपति जो है वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना, मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करेंगे। तो अब मंत्री कौन बनाता है, सबसे पहले लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। उसके बाद लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, अपने आप में से अपना एक मुखिया चुन लेते हैं जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री। जिसको बहुमत मिला होता है, जिस भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला होता है, बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होते हैं वो अपने अंदर से अपना एक मुखिया चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं, जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। अब प्रधानमंत्री की सलाह से क्या होता है, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री कहेगा कि इन व्यक्तियों को आप मंत्री बनाओ, तो उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलवा देगा मंत्री की। और वो व्यक्ति कौन होंगे जो मंत्री नियुक्त किए जाएंगे या जिनको मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई जाएंगी, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है बेटा जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। सिर्फ योग्यता होनी जरूरी है, सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है। और किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री का पद दे दिया जाता है तो उसके बाद एक कंडीशन होती है कि उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या फिर राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। दोनों सदनों में से किसी एक सदन का उसको सदस्य बनना पड़ेगा। यदि दोनों में से किसी एक सदन का वो सदस्य नहीं बन पाता 6 महीने के अंदर अंदर, तो उसे अपना मंत्री पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब बिना लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बने केवल 6 ही महीने तक कोई व्यक्ति अपने मंत्री पद के ऊपर रह सकता है, उसके बाद उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि 6 महीने बाद उसे अपना जो मंत्री पद है वो छोड़ना पड़ता है भाई। इसके अलावा एक आर्टिकल 75 जो है इसमें वो भी ध्यान रखना, 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 75 के अंदर इस चीज का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप आंसर दो। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है। पहली बात तो ये परिसीमन आयोग क्या होता है, इंग्लिश में बोल देते हैं बेटा इसको डीलिमिटाइजेशन कमीशन, है ना। परिसीमन आयोग, डीलिमिटाइजेशन कमीशन क्या होता है परिसीमन आयोग। तो बेटा परिसीमन आयोग के 2 मुख्य कार्य होते हैं। परिसीमन आयोग के 2 काम होते हैं, कार्यों से समझो कि ये होता क्या है, डीलिमिटाइजेशन या परिसीमन। 2 कार्य होते हैं। एक तो इसका काम होता है चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना, चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना। चुनाव क्षेत्रों का मतलब क्या होता है भी, कौन सा गांव कौन सा शहर किस निर्वाचन क्षेत्र में आएगा उसका निर्णय करना। जैसे हिसार लोकसभा क्षेत्र है, मान लो हिसार लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से गांव आएंगे उसका निर्णय करना। कौन सा गांव हिसार लोकसभा क्षेत्र में होगा, कौन सा गांव रोहतक लोकसभा क्षेत्र में होगा, वो डिसाइड करना किसका काम होता है, परिसीमन आयोग का
कार्य होता है, ध्यान रखना है आपको। तो एक तो चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना और एक आपको ध्यान रखना इसका कार्य होता है सीटों का निर्धारण करना, सीटों का निर्धारण करना। सीटों का निर्धारण का मतलब होता है किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें होंगी, राज्यसभा की कितनी होंगी, सीटें घटानी है या बढ़ानी है, विधानसभा की कितनी सीटें होंगी, कम करनी है, ज़्यादा करनी। कम का तो मतलब नहीं होता, ज़्यादा ही होती है। तो वो काम भी किसका होता है, सीटों का निर्धारण करने का काम भी किसका होता है, परिसीमन आयोग का होता है। हमारे देश में ध्यान रखना है बेटा, जो चुनाव क्षेत्रों का जो निर्धारण किया गया है, चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है 2003 में किया गया था, लेकिन किस जनगणना के आधार पर किया गया था, तो ध्यान रखना है 2001 की जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया गया था। और सीटों का निर्धारण किस जनगणना के आधार पर किया गया है, तो ध्यान रखना है 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है हमारे देश के अंदर। 1971 की जनगणना के आधार पर क्या किया गया था, शुरू में 1976 के अंदर 1976 में सीटें निर्धारित करके उनको 25 साल के लिए फिक्स कर दिया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा में 25 सालों तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी। तो 1976 में फिक्स किया 25 साल के लिए, तो कहाँ तक फिक्स हो गई, 2001 तक फिक्स हो गई सीटों की संख्या। 2001 में क्या किया गया, फिर से 25 सालों के लिए सीटों की संख्या फिक्स कर दी गई कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी विधानसभाओं में और संसद के अंदर। तो 2001 में फिक्स किया 25 साल के लिए, तो कब तक फिक्स हो गया बेटा, अभी वर्तमान में कौन से साल तक फिक्स है, 2026 तक। लोकसभा राज्यसभा की सीटों को नहीं बढ़ाया जा सकता। 2026 के बाद अगर परिसीमन आयोग चाहेगा तो इसकी सीटों को बढ़ा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आर्टिकल है 327, इससे ध्यान रखना है। आर्टिकल 327 में क्या कहा गया है कि संसद जो है हमारे देश की, संसद परिसीमन आयोग के संबंध में या परिसीमन के संबंध में कानून बना सकती है। सो संसद है वो, तो परिसीमन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, संसद को दिया गया है, ध्यान रखना है, आर्टिकल 327 के तहत। इसके अलावा एक आर्टिकल और ध्यान रखना है हमें, आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 में क्या कहा गया है कि जो परिसीमन जो किया जाएगा, इस परिसीमन के किसी भी कानून को, किसी भी बात को भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। परिसीमन आयोग ने जो निर्णय ले लिया है, जो परिसीमन कर दिया गया है, उस परिसीमन के खिलाफ किसी भी कोर्ट में किसी प्रकार का चैलेंज नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना है। तो वो कौन से आर्टिकल में कही गई है बात, आर्टिकल 329 में कही गई है, हमें ध्यान रखना है। तो अब ये सारी बातें समझ लेने के बाद आपके समझ में आया होगा कि परिसीमन किस चीज़ से संबंधित है। तो परिसीमन संबंधित है चुनावों से लेकर। अब आपसे क्वेश्चन ये था कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है, तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है बेटा, मुख्य चुनाव अधिकारी जो होता है वो परिसीमन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त कह लो जिसको, वो इसका पदेन सदस्य होता है। पदेन का मतलब इसको तो उसमें पद देना ही पड़ेगा, फिक्स होता है। बाकी और कौन व्यक्ति इसमें शामिल होंगे वो डिसाइड करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग के इस मतलब जो गठन करता है, जो करता है केंद्र सरकार करती है, वो सदस्य जो है वो बना सकती है। आज तक भारत के अंदर 4 परिसीमन आयोग गठित किए जा सकते हैं। पहला 1951 में गठित हुआ था, ध्यान रखना है, और चौथा 2001 के अंदर गठित हुआ था परिसीमन आयोग, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहा गया कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। अब अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से बढ़ाकर उसको 6 साल किया गया था। पहले 5 साल से बढ़ाकर लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल किया गया था। किस संशोधन के द्वारा किया गया था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, क्योंकि ये आपातकाल का समय था बेटा। 1975 से लेकर 1977 तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहा। आपातकाल के दौरान ये संशोधन हुआ, और आपातकाल में आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
तो हमारे देश में 2 बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। 1975 में 76 में बढ़ाया गया, 76 के बाद इसको 77 में फिर बढ़ाया गया था, लेकिन 77 में फिर चुनाव करवा दिए गए थे। 77 में जब चुनाव हुए 77 में, तो चुनाव के अंदर क्या हुआ, इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं और मोरारजी देसाई चुनाव जीत जाते हैं। मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने दोबारा संविधान संशोधन किया और उस संशोधन को कहा जाता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया था, लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल से घटाकर वापस कितना कर दिया गया था बेटा, 5 साल कर दिया गया था। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 से घटाकर 5 किया गया। अगर प्रश्न ये आ जाए कि 5 से बढ़ाकर 6 कब किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आप कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है तो क्लास को ज़रूर शेयर कर दो। ठीक है, चलो इसके बाद अगला है कि संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान। मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, ध्यान रखना है। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की स्तुतियां या सिफारिश के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं। तो कमेटियों के नाम मतलब सिंपल सा आपसे ये पूछ रहा है भाई, लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल देता है, पूछना ये चाह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान या किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे संविधान में। सिंपल बात ये आपसे कहना चाह रहा है। तो पहला है सरदार हुकुम सिंह समिति, दूसरा शाह समिति, तीसरा स्वर्ण सिंह समिति, चौथा केलकर समिति। तो आप मुझे बताओ चारों में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। पहली बात तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के है कहाँ पर, किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में, कैपिटल ए है मतलब बाद में जोड़ा गया है। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आता है इसका 51A, कैपिटल ए मतलब बाद में जोड़े गए हैं। बाद में जोड़े गए हैं इसका मतलब पहले से भारत के संविधान में नहीं थे, ये नहीं थे तो कब जोड़े गए, एक प्रश्न वो बन सकता है। तो जोड़ने की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपको पता है रूस के संविधान से लिए गए हैं, सिंपल सी बात है मौलिक कर्तव्य। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे शुरू में, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 के अंदर। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में आप कहोगे जी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कब जोड़ा गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया, 2002-2003 के अंदर 86वें संशोधन के द्वारा। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। हुकुम सिंह समिति ये तो आपको पता है हरियाणा के गठन से संबंधित थी। शाह समिति और ध्यान रख लो, इसमें शाह समिति जो है या शाह आयोग कह लो, है ना, शाह आयोग, शाह आयोग का गठन किया गया था 1977 के अंदर, ध्यान रखना 1977 में। और किसकी सरकार में गठित हुआ था ये, मोरारजी देसाई जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, आपातकाल हटने के जस्ट बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। और मोरारजी देसाई ने क्या किया, शाह आयोग गठित किया था। और शाह आयोग को काम क्या सौंपा था, शाह आयोग का काम यह था कि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल की घोषणा करवाई राष्ट्रपति से 25 जून 1975 को, वो आपातकाल क्या तार्किक था, वो आपातकाल क्या सही था या गलत था, क्या देश को आपातकाल की जरूरत थी उस समय या नहीं थी, इन सब कारणों की जांच करनी थी। एक रिपोर्ट तैयार करने को जिम्मा सौंपा था शाह आयोग को। तो शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को ये कहा था कि जो आपातकाल लगाया गया था 1975 में इंदिरा गांधी के माध्यम से, हमारे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कहा गया था कि आप आपातकाल की घोषणा कर दो, वो पूरी तरह से असंवैधानिक था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी देश के अंदर, वो बिना किसी वजह के देश की जनता के ऊपर थोपा गया था। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था। तो शाह आयोग किससे संबंधित है, तो आपातकाल से संबंधित है, ध्यान रखना है। काका केलकर जो आयोग है वो भी ध्यान रखो, 1953 में काका केलकर आयोग बना था। और किस लिए बना था, पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए काका केलकर आयोग का गठन किया गया था। पहला पिछड़ा वर्ग का आयोग था, ये ध्यान रखना है। दूसरा मंडल आयोग बना था, वो मंडल आयोग भी 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में ही बनाया गया था, जो पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए था। 1980 में मंडल आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी अपनी, उसी रिपोर्ट के आधार पर 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की थी, ध्यान रखना है आपको।
ठीक है, तो ये चारों मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखना है। काका केलकर भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे एग्जाम में। पहला आयोग था जो पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए गठित किया गया था, और मैं बता देता हूं कब किया था, 1953 में किया गया था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया जाता है। सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत रत्न का पुरस्कार आपको पता है कि अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न दिया जाता है। इसमें और क्या किया गया है, इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 में आपको पता है कि छुआछूत का अंत किया गया है। पिछली वाली क्लास में ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना है, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए। अनुच्छेद 19 जो है वो वाक मतलब वह बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। कई सारे इसके भाग हैं, वो हम कभी क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 19 जो है। ठीक है, तो 18 आपका आंसर है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला देखो, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सिक्किम एक तो पहली बात भारत का 22वां राज्य बना था। कब बना था वो ध्यान रखना है, 1975 में बना था। 1975 से पहले सिक्किम क्या होता था जी, कुछ नहीं होता था। 1975 से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश की तरह था, भारत का हिस्सा नहीं था, किसी भी देश का हिस्सा नहीं था, स्वतंत्र रियासत थी। और सिक्किम के ऊपर क्या था आपको ध्यान रखना है, चोंगियाल नामक राजा था, चोंगियाल वंश का था, सॉरी चोंगियाल नाम नहीं, चोंगियाल नामक वंश का एक राजा था, उसका शासन होता था और अलग एक स्वतंत्र देश की भांति था जहां राजतंत्र था। 1975 में उसके खिलाफ वहां की जनता ने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद राजा अपना देश या अपनी रियासत या अपना जो है सिक्किम एरिया छोड़कर भाग जाता है। भागने के बाद भारत ने वहां पर जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह मतलब ये रेफरेंडम हम जिसको बोलते हैं, और लोगों से पूछा कि आप बताओ आपको स्वतंत्र रहना है या भारत के साथ मिलना है। तो 1975 में जनमत संग्रह हुआ और उस जनमत संग्रह के माध्यम से लगभग 90% से भी ज़्यादा लोगों ने भारत के साथ मिलने के पक्ष में वोट डाला था, सिक्किम के लोगों ने। तो इससे पहले 1975 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, ध्यान रखना है। आपसे पेपर में प्रश्न पूछेगा, इनमें से किस राज्य को सबसे अंत में भारत में शामिल किया गया है, या कौन सा राज्य सबसे अंत में भारत में शामिल हुआ है, ध्यान रखना है। उसमें बहुत सारे बच्चे गोवा ठीक करके आएंगे, सोचेंगे गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था। गोवा 1961 में हो गया था, सिक्किम उसके भी बाद में हुआ था, 1975 में हुआ था, ध्यान रखना है, भारत के अंदर शामिल। और कौन सा राज्य बना था भारत का, 22वां राज्य बना था। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत में जोड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है 36वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया था 1975 के अंदर। ठीक है, सिक्किम की राजधानी बताओ जल्दी से कमेंट करके। चलो इतने, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। संविधान सभा के अंदर संविधान को कब अंगीकृत किया गया, या संविधान को कब अपनाया गया, कब स्वीकार किया गया, कुछ भी पूछ ले आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 के दिन क्या हुआ था, जो हमारी संविधान सभा के 299 सदस्य थे, उन 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए और संविधान को स्वीकार कर लिया। मतलब 26 नवंबर 1949, ध्यान रखना है। संविधान लागू कब हुआ था, अगर ये पूछेगा आपसे पेपर में, तो संविधान लागू होने का प्रश्न का उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। पूरी तरह से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान को कब अपनाया गया, या संविधान को कब अंगीकृत किया गया, संविधान को कब स्वीकार किया गया, संविधान को कब आत्मार्पित किया गया, ऐसे कोई भी शब्द आ जाए बेटा पेपर के अंदर लागू को छोड़कर, तो आपका उत्तर क्या होगा, 26 नवंबर 1949, ध्यान रखना है। ये इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और कुछ अनुच्छेद भी लागू कर दिए गए थे हमारे भारत के संविधान में। टोटल 395 जो अनुच्छेद थे, उन 395 अनुच्छेदों में से 15 जो अनुच्छेद हैं वो इसी दिन लागू कर दिए गए थे, 26 नवंबर 1949 को। नागरिकता वाले कर दिए गए थे 5 से लेकर 11 तक। चुनाव आयोग वाले कर दिए गए थे 24 से लेकर 29 तक, 324 से 29 तक। और कुछ एक दो और थे, वो आपको करने की जरूरत नहीं है कौन कौन से लागू हुए थे। 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। बाकी जो बचे हुए अनुच्छेद थे, बचे हुए कितने थे, 380।
वो 380 अनुच्छेद कब लागू हुए थे? वो 380 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिए गए थे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अपनाया कब किया या अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 15 अगस्त 1947 आपको पता है हमारे देश को आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1956 को ज़्यादा क्या कोई महत्व नहीं है। अगला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? किस विषय से संबंधित था या किसके लिए इसका गठन किया गया था, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो सरकारिया आयोग, ध्यान रखना है, पहली बात तो ये गठित कब हुआ था? 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ। और सरकारिया आयोग जो है इसका संबंध किससे था? केंद्र राज्य संबंध से, बैंकिंग सुधार से। बैंकिंग सुधार से तो नरसिम्हा समिति का संबंध था। नरसिम्हा समिति शायद 1990 या 91 के आसपास, नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग सुधार से। बाल विवाह हमने पढ़ा था कल पिछली क्लास में, शारदा एक्ट आया था एक, शारदा एक्ट बाल विवाह से था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 50 में किया गया है। केंद्र राज्य संबंध की जांच जो है इससे संबंधित था सरकारिया आयोग। अनुच्छेद ये 1983 में गठित हुआ था इंदिरा गांधी के समय। केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों की जांच के लिए सरकारी आयोग गठित किया गया। इसके अलावा एक आयोग और ध्यान रख लो, पुंछी आयोग। पुंछी आयोग, ये पुंछी आयोग का गठन भी केंद्र राज्य जो संबंध है उनके लिए किया गया। और केंद्र राज्य संबंधों का जो वर्णन है वो भारत के संविधान के भाग 11 के अंदर किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के संबंध है, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और आर्थिक संबंध केंद्र और राज्यों के। वो कभी डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे उनके बारे में जब हम थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और क्लास को शेयर करते रहो, शेयर करना मत भूलो भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ जो कुछ होता है कर दो आपसे, ठीक है। अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा है और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो भाई, ठीक है। चलो अगला देखो, सरकारी आयोग से इतना ही। अगला है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? अभी बताया था आपको मौलिक कर्तव्यों वाला। कब शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को? शामिल करने की बात है तो 42वां संशोधन होगा या 44वां होगा? जल्दी से बताओ। बार बार मैं आपको बता के थक चुका हूं कि जब जोड़ने की बात आएगी तो 42वां संशोधन, हटाने की बात आएगी तो 44वां संशोधन, ऐसे ध्यान रख लो। तो ये जोड़ने की बात है, हटाने की बात है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 के अंदर। चलो अगला अगला हमसे पूछा है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? संविधान सभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव कब हुआ था? पहली बात तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। अच्छा हो गया। किसकी रिपोर्ट के आधार पर हुआ? तो बेटा एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। अच्छा जी, तो बताओ कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये बता दिया, कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? इसका अध्यक्ष था पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस। दूसरा सदस्य था AB अलेक्जेंडर। और एक और आया था जिसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। अरे ये स्टेफोर्ड क्रिप्स तो पहले भी आया था ना, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लेकर भी आया था। ये वही स्टेफोर्ड क्रिप्स है ये जो 1942 में भी आया था क्रिप्स प्रस्ताव लेकर, जिसे महात्मा गांधी ने बीती तिथि का चेक कहकर ठुकरा दिया था। तो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ था? जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। और कैबिनेट मिशन ने यह कहा था कि भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य चुने हुए होने चाहिए। 389 सदस्य कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर चुने गए थे। उसमें कैबिनेट मिशन ने यह कहा था कि 389 में से 93 जो सदस्य हैं वो तो मनोनीत होने चाहिए और बाकी कितने बच गए? 296 ये निर्वाचित होने चाहिए। निर्वाचित मतलब चुनाव के द्वारा चुनकर आए हुए होने चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि निर्वाचित जो सदस्य हैं इनका चुनाव किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है सारी जनता ने चुनाव में भाग नहीं लिया था। जो 296 निर्वाचित सदस्य थे इनको किसने चुना था? प्रांतों की विधानसभाओं ने चुना था।
ठीक है, ध्यान रखना है। हमारी जो प्रांतों की विधानसभाएं हैं उनके थी उस समय 11 प्रांत होते थे भारत के अंदर, और प्रांत के अंदर विधानसभाएं थी। जैसे आज राज्य होते हैं, राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, उस समय राज्य नहीं, उस समय प्रांत बोला जाता था। 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में विधानसभाएं थी। विधानसभाओं के सदस्यों ने अपने अपने मतलब प्रांतों में से सदस्यों को चुना था भी कौन उसमें संविधान सभा में शामिल होगा। मनोनीत जो सदस्य थे, ये मनोनीत कहाँ से हुए थे? मनोनीत हुए थे देशी रियासतों से। 552 के आसपास लगभग रियासतें थी हमारे देश में, रियासतों से मनोनीत हुए थे, प्रांतों से चुने गए थे। और कौन चुने, किसने चुना था? विधानसभाओं ने चुना था। ठीक है, समस्त जनता ने नहीं चुना था। ब्रिटिश क्राउन का मतलब होता है वहाँ की महारानी या महाराजा ने, वो क्यों चुनेगा यहाँ के सदस्य? वो थोड़ा ना वोट डालने आएगा। केंद्रीय विधानसभा परिषद ने भी नहीं चुना। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उत्तर बताओ जल्दी। इसमें दल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल विरोधी कानून से कौन सा संशोधन संबंधित है? तो ध्यान रखना है, दल विरोधी कानून है कहाँ पर? तो भारत का जो संविधान है हमारा, उस भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं बेटा। कितनी अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में? तो क्या कहोगे? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। पहले कितनी होती थी जब संविधान बना था? तो पहले कितनी होती थी? 8 अनुसूचियां होती थी जब संविधान का निर्माण हुआ था। अब ये जो 12 अनुसूचियां, 8 जो अनुसूचियां, इसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। तो इसमें से जो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है, 10वीं अनुसूची के अंदर ही क्या है? दल बदल से संबंधित नियम है ये। और 10वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 के अंदर। तो आपका उत्तर क्या होगा? अब यहाँ पर किस संशोधन से पूछा है आपसे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और कब हुआ था ये 52वां संशोधन? 1985। 85वां संशोधन नहीं होगा, 85वां साल था वो। ठीक है, पूछ ले कि दल बदल के कानून किस साल में जोड़े गए थे? तो 1985 में जोड़े गए थे। चलो नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा। लो, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है? लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। और 25 साल किसके लिए होती है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी कितनी होती है? 25 साल ही होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य बन सकता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल, क्योंकि विधानसभा का सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो 30 वर्ष किसके लिए होती है? 30 वर्ष होती है, 30 वर्ष होती है एक तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, और एक विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30-30 साल होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? 35-35 साल होती है। राष्ट्रपति बनना चाहो, या आप उपराष्ट्रपति बनना चाहो, या आप किसी राज्य का राज्यपाल बनना चाहो, तो इन सब के लिए कितनी आयु चाहिए आपको? 35-35 साल की चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? अभी तो पढ़ाया था, इसमें तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार, निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण है वो किस जनगणना के आधार पर किया गया है? 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है, ध्यान रखना है। और सीटों का पूछे आपसे, सीटों का किया गया है, सीटों का कौन सा था? 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें निर्धारित की गई हैं जो 2026 तक फिक्स है। और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। चलो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भाई राजनीति की जो शक्ति है किसके हाथों में निहित होती है, उसका आधार क्या है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन दे रखा है, भारत की जनता, भारतीय संसद, भारत के राष्ट्रपति, या भारत की सुप्रीम कोर्ट। राजनीतिक शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है, जनता के पास, राष्ट्रपति के पास, या सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है? जल्दी से जल्दी बताओ किसके पास होती है राजनीतिक शक्ति? तो राजनीतिक शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है, ध्यान रखना है। जनता जिसको चाहे उसको बना सकती है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, जनता जिसको चाहे उसको
गिरा भी सकती है अगली बार, ध्यान रखना है। तो राजनीतिक शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। एक प्रश्न ये पूछ ले आपसे कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो भारत के जो मंत्री होते हैं, भारत सरकार के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारत सरकार के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी का मतलब अगर वो ठीक काम नहीं करेंगे तो उनको हटा सकते हैं पद से, मंत्रियों को। कौन? लोकसभा। और लोकसभा अगर ठीक ढंग से काम नहीं करेगी तो जनता अगले चुनाव में उनके सदस्यों को हटा सकती है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों को, 44वें संशोधन को, 42वां को, या निर्देशक तत्वों को? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये भारत के संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। मूल अधिकार जो है ये भारत के संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये दोनों ही आंसर नहीं है। कौन सा है बताओ, कौन सा आंसर होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा बहुत सारे बदलाव हुए हैं हमारे संविधान के अंदर। काफ़ी सारा सुधार भी आप कह सकते हो, काफ़ी सारे बदलाव जो हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ा गया है भारत के संविधान में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाता है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? आसान है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है भाई? एकल नागरिकता प्रदान करता है। और एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है वो हमने कहाँ से ली है? वो हमने इंग्लैंड से ली है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? हमें नागरिकता जो है वो केवल भारत सरकार से प्राप्त होती है, किसी राज्य सरकार से या किसी और जगह से नागरिकता प्राप्त नहीं होती। भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायतें वगैरह आ जाती हैं स्थानीय में। लेकिन हमें जो नागरिकता है वो राज्यों से या स्थानीय स्तर से नहीं मिलती। हमें नागरिकता कहाँ से मिलती है? केवल एक जगह से मिलती है, भारत सरकार से। जहाँ पर एक ही जगह से नागरिकता मिले वो व्यवस्था कहलाती है एकल नागरिकता की। और जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों से नागरिकता प्राप्त हो वो व्यवस्था क्या कहलाती है? वो दोहरी नागरिकता कहलाती है बेटा। और दोहरी नागरिकता की व्यवस्था कौन से देश में, अगर आपसे उदाहरण पूछे तो अमेरिका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था चलती है। तो हमारे देश में एकल नागरिकता हो जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है? ये कोर्ट है, ये कोर्ट्स पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये कथन किसने कहा था? हमारी संविधान सभा के अंदर KT शाह ने ये शब्द बोला था। ध्यान रखना है कि जो निदेशक तत्व है वो बैंक की सुविधा के अनुसार ही चेक पे किया जाए, ऐसा चेक है वो। इसका मतलब निदेशक तत्व क्या होते हैं? ये भारत सरकार की मजबूरी नहीं है कि इनको लागू किया ही किया जाए। निदेशक तत्व कंपल्सरी नहीं होते। अगर ये सरकार लागू ना करे तो इनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता बेटा, ध्यान रखना है। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। सरकार इनको लागू करे तो ठीक है, ना लागू करे तो इनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता। तो मतलब कंपल्सरी नहीं है, सरकार की मर्जी है, दे तो दे वरना ना दे। सरकार को अगर ठीक लगेगा तो लागू कर देगी, नहीं सरकार को ठीक लगेगा तो लागू नहीं करेगी इनको। इसीलिए KT शाह जी ने कहा है कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के लिए करेगा। अगर सरकार को ठीक लगेगा तो वो सरकार इनको लागू कर सकती है, वरना लागू नहीं करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस भाई इतने क्वेश्चन है आज की क्लास में हमारे। अगर आपको वीडियो ठीक लगी, कुछ आपको लग रहा है कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरी क्लास से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे पास। कल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। यही टॉप 15 या 20 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए कंपलसरी रहेंगे, चाहे वनडे एग्ज़ाम कोई भी दो, आप आर्मी में आप जाओ, चाहे आप CET का एग्ज़ाम दो, चाहे आप NDA में दो, SSC, रेलवे, CHSL, कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे, सभी एग्ज़ाम के अंदर जिक्के यही रहती है। हाई से लेकर लो तक हम सारे इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो लेवल होगा वो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, खुश रहो भाई।